गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। आपके पास डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकते हैं। तो कौन कौन से 8 वो मिस्टेक्स जो एडवांस से लेकर बेसिक लेवल पर लोग करते हैं, जिनके लिए उनको नोटिसेस और अदर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, हम लोग आगे देखेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि ये सारे कॉमन चीज़ जो कि प्रैक्टिकल इश्यूज़ है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लिए बेल को, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी आए जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। कॉमन 8 ऐसे मिस्टेक्स के जो जनरली आप जीएसटी में करते हैं। अगर जीएसटी का आप काम करते हैं, आप अगर बिजनेसमैन हैं, छोटे लेवल पे हैं, जो अपना काम खुद देखते हैं, अपना जीएसटी का रिटर्न वगैरह कंप्लायंस खुद देखते हैं, या फिर आप कोई प्रैक्टिशनर है, ये कॉमन मिस्टेक्स है जो कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लोग करते हैं और जिनके कारण इनको आगे दिक्कत आ सकती है और डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो कॉमन चीज़ है जो कि आपको बिल्कुल ही नहीं करना है वो होता है, अगर आप फ्रेश है यानी कि नया बिजनेस है आपका, छोटे लेवल का आप ट्रेडर हैं या फिर आप अकाउंटेंट का काम करते हैं या फिर आपकी कोई छोटी सी दुकान है, तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले या ना ले दुविधा में रहते हैं। क्या मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए? क्या मैं एलिजिबल हो गया हूँ? बहुतों को पता नहीं होता कि थ्रेशोल्ड क्या है, क्या कंडीशन है रजिस्ट्रेशन लेने का। तो अगर आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा जाता है अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो, और 20 लाख अगर आप सर्विसेज में डील करते हैं तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तुरंत ले लेना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो अभी सब कुछ ऑनलाइन ट्रैक होता है, आधार और पैन के थ्रू सब कुछ ट्रैक होता है, आपका ट्रांजैक्शन भी ट्रैक हो रहा है, तो आपको दिक्कत आ सकती है। डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास नोटिस आ सकते हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा 40 लाख गुड्स के केस में और 20 लाख अगर आपका सर्विस रिलेटेड टर्नओवर होता है पूरे साल में तो बिल्कुल भी ये गलती ना करें। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आपका इससे पहले भी यानी कि टर्नओवर कंप्लीट नहीं हुआ है या उससे नीचे का टर्नओवर है तो भी आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, क्योंकि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने से बहुत से फ़ायदे होते हैं। आप B2B ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और बहुत सी कंपनियां भी B2B करने के लिए जितने भी उनके वेंडर हैं उनको चाहती है कि वो रजिस्टर्ड वेंडर से डील करें। तो आप थ्रेशोल्ड पूरा होने से पहले भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा ना करें कि आपका थ्रेशोल्ड हो गया यानी कि 20 लाख से ऊपर आपका चला गया सर्विस के केस में और 40 लाख से ज़्यादा पूरे साल में आपका हो गया है पिछले साल में, तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें कि आप रजिस्ट्रेशन के बिना काम करें, तो नहीं तो दिक्कत आ सकती है आपको डिपार्टमेंट की तरफ से। दूसरा जो कॉमन मिस्टेक्स है वो है, अगर आपका छोटा बिजनेस है, आपका छोटा सा दुकान है या आप अकाउंटेंट है, तो एक कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं वो कि मिस क्लासिफिकेशन करते हैं अपने सप्लाईज़ का। यानी कि वो हमेशा ये दुविधा में रहते हैं कि क्या मेरा जो सप्लाई है गुड्स का या फिर सर्विसेज का वो जीएसटी के अंदर में टैक्सेबल है या नहीं है, क्या है इसका टैक्स रेट, क्या मुझे इसके ऊपर टैक्स चार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए तो किस रेट में, क्या एप्लीकेबल HSN कोड है उसका, क्या HSN कोड के अगेंस्ट में क्या रिक्वायर्ड टैक्स मुझे उस पर चार्ज करना चाहिए। ये सब चीज़ बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि आपको पहले से क्लियर होना चाहिए और इसको क्लियर करके आप अपना टैक्स इनवॉइस जनरेट करें। तो अपने सप्लाई को आप प्रॉपरली करेक्टली क्लासीफाई करें, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपको जो ध्यान रखना होगा। छोटे लेवल से लेकर ऊपर तक आप अपना जो सप्लाई है उसको प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई करें। यानी कि अगर आप बड़े बिजनेस है या फिर आपका छोटा दुकान है, कोई भी हो, तो आपका जो सप्लाई है वो B2B सप्लाई है या फिर B2C सप्लाई है या फिर आपका एक्सपोर्ट हो रहा है या फिर आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाई है यानी कि जिस पे टैक्स नहीं लगता है या जीरो रेटेड सप्लाई है। ये आप अपने सप्लाई को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करके उसको क्लासीफाई प्रॉपर तरीके से करिए, क्योंकि GSTR 1 यानी कि जीएसटी का रिटर्न जाता है उसमें आपको ये क्लासिफिकेशन के थ्रू ही अपने सप्लाई को रिपोर्ट करना पड़ता है, ताकि प्रॉपर तरीके से आपके सप्लायर को, जिससे आप सप्लाई करते हैं अपने कस्टमर को, आप प्रॉपर तरीके से उनका टैक्स उनको फॉरवर्ड कर सकें। तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन आप अपने सप्लाई को करना बहुत ही ज़रूरी है। ये मिस्टेक बिल्कुल ही नहीं करिएगा, नहीं तो अगर आप गलत तरीके से इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका टैक्स का ट्रीटमेंट इस पर गलत हो जाएगा और आपको दिक्कत हो सकती है आगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कॉमन मिस्टेक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो होता है प्रॉपर इन्वॉइसिंग।
अगर मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर इन्वॉइसिंग अगर आप नहीं करते हैं तो आप दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। प्रॉपर इन्वॉइसिंग करने का मतलब ये हो गया कि जैसे आपको पता है कि अभी गवर्नमेंट ने 5 करोड़ तक कर दिया है। स्टार्टिंग तो बहुत 100 करोड़ से हुआ था, लेकिन अभी तक, अब लास्ट अपडेट तक 5 करोड़ टर्न वाले लोगों को ई इन्वॉइसिंग कंपलसरी कर दिया है। तो आपका जो एज पर रूल जो बोलता है, प्रॉपर फॉर्मेट जो होता है जीएसटी में टैक्स इन्वॉइस का, उस फॉर्मेट के अनुसार अपने टैक्स इन्वॉइस को जनरेट करें। बिल टू शिप टू जितना भी रिक्वायर्ड उसमें एलिमेंट होते हैं टैक्स इन्वॉइस में होना चाहिए एज पर रूल, एज पर एक्ट, आप उसी हिसाब से अपना टैक्स इन्वॉइस जनरेट करें। प्रॉपर तरीके से टैक्स जनरेट करने के बाद प्रॉपर इन्वॉइसिंग करें। अगर आपका 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है पूरे साल का, तो आप उसको ई इन्वॉइसिंग भी करें, क्योंकि अगर आप ई इन्वॉइसिंग नहीं करते हैं उस केस में आपका टैक्स इन्वॉइस जो है इनवैलिड माना जाएगा। ई इन्वॉइसिंग करने का मतलब हो गया आपको IRP का पोर्टल पे अपने इन्वॉइस के डाटा को अपलोड करना पड़ता है, जहाँ से आपको एक बारकोड आइडेंटिकल नंबर मिलता है, जो कि इन्वॉइस नंबर होता है, आइडेंटिकल नंबर होता है। आपका एक सेपरेट बिल का नंबर होता है, लेकिन बारकोड का एक अलग आइडेंटिकल नंबर होता है। ये गवर्नमेंट का पोर्टल पे ये रजिस्टर्ड हो जाता है, तो आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। लेकिन आपका 5 करोड़ से नीचे का अगर टर्नओवर है तो आप एज पर एक्ट जो रूल बोलता है आपका टैक्स इन्वॉइस का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, उस बेसिस पर आप अपना टैक्स इन्वॉइस जनरेट करें और प्रॉपर इन्वॉइसिंग करें हर चीज़ का। अब इन्वॉइसिंग करने का मतलब उसमें आपका आइटम क्या है, आइटम का HSN कोड, SSC कोड, अगर आप सर्विस में डील करते हैं वो प्रॉपर तरीके से देकर उस पर प्रॉपर सही जो रेट ऑफ टैक्स लगता है वो दीजिए, उसके हिसाब से अपना टैक्स चार्ज करिए, उसके बाद आप उसको इशू करिए। तो ये प्रॉपर तरीके से अपना इन्वॉइसिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें बहुत लोग गलतियाँ कर देते हैं जिनको लेकर आगे दिक्कत आ सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए वो है आपका कंप्लायंस के लिए जो ड्यू डेट होता है, जो प्रॉपर आपका ड्यू डेट बनाया गया है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए। मान लीजिए आपका ड्यू डेट जब भी आप GSTR 1, GSTR 3 भी जब भी आप फाइल करते हैं तो ड्यू डेट के पहले करिए। अब GSTR 1 10 तारीख 11 तारीख से पहले फाइल करना होता है, तो आप प्रॉपर ड्यू डेट के पहले आप फाइल करिए, लेट फाइल नहीं करिए। अब 3B हो या 1 हो, जो भी आप लेट से फाइल करेंगे उसके लिए आपको लेट फ़ी देना पड़ सकता है। और इससे बड़ी बात ये होती है कि आपको सबसे बड़ा दिक्कत ये होगा कि अगर आप GSTR 1 लेट फाइल करते हैं तो आप अपने कस्टमर को जो टैक्स फॉरवर्ड करते हैं वो उनके GSTR 2B में उस मंथ में नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि अभी जो आप ITC ले रहे हैं 16 में, सेक्शन 16 में अमेंडमेंट आ गया है कि जब तक आपका जो सप्लायर है वो अपने GSTR 1 में इन्वॉइस को नहीं डालता है और साथ ही साथ डालने के बाद आपके GSTR 2B में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तब तक आप एलिजिबल नहीं हो ITC लेने के लिए किसी भी इन्वॉइस के अगेंस्ट में। तो जब तक आप प्रॉपर तरीके से अपना टाइम से GSTR 1 नहीं भरेंगे, यानी ड्यू डेट से पहले पहले, तो वो उस मंथ के GSTR 2B में नहीं पहुंचेगा कस्टमर का जिसको आप बेच रहे हैं, और वो उस मंथ ITC नहीं ले पाएगा। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट बात ये करिए कि GSTR 1 जब भी भरें 10 तारीख से पहले भरें, जो भी ड्यू डेट है 10 या 11 उससे पहले पहले आप अपना GSTR 1 भरें, ताकि जो भी कंसर्न्स कस्टमर हैं उनके पास आप टैक्स फॉरवर्ड कर पाए और वो उसका क्रेडिट ले सके। अगला जो मिस्टेक्स है वो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही वाइटल है। बहुत से टैक्स पेयर करते, इवन बड़े कंपनियों में ये चीज़ देखा गया है कि इनपुट टैक्स लेते समय बहुत सी गलतियां लोग कर देते हैं अभी भी, यानी कि कौन सा एलिजिबल इनपुट है, कौन सा इनएलिजिबल इनपुट्स है, ये आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती है। कभी कभी गलतियां कर देते हैं लोग टैक्स पेयर कि कौन सा इनपुट जो है, किस आइटम का इनपुट जो है हमको लेना चाहिए, हम एलिजिबल है, कौन सा इनपुट हम नहीं ले। तो उस केस में क्या होता है, देखिए इनपुट जो भी होता है आपका जो सप्लायर सब आपको फॉरवर्ड करता है अपने GSTR 1 के थ्रू आपके पास, तो आपके GSTR 2B में तो सारा इनपुट रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन उसमें से कुछ इनपुट ऐसे होते हैं जो कि इनएलिजिबल होते हैं आपके लिए, आप उनको नहीं ले पाएंगे। अब उसके लिए क्या करना होगा, आपको सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट 2017 में, ये सेक्शन के अंडर में आपको प्रॉपर एक लिस्ट मिलेगा। आप इस सेक्शन को प्रॉपर तरीके से याद करिए, प्रॉपर तरीके से इसको स्टडी करिए। इसमें एक लिस्ट रहता है, पूरा लिस्ट दिया हुआ है इन एलिजिबल ITC का, यानी कि ब्लॉक ITC का, जो ITC आप नहीं ले पाएंगे। जैसे बहुत से
आइटम है, जैसे कि बहुत से एलिमेंट है जिसका ITC आप नहीं ले पाएंगे। कोई भी इनपुट जिसका आप कैपिटलाइज करते हो वो नहीं ले पाएंगे। रेस्टोरेंट वगैरह हो गया या फिर कोई कंस्ट्रक्शन हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसका ITC आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, GTA के केस में है जिसमें RCM लेना होता है, कुछ RCM लेकर उसका इनपुट लेना होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रॉपर 17(5) यानी कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 को आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करिए। उसमें दिया रहता है कि कौन सा इनपुट आप है, कौन सा जो एलिजिबल है, कौन सा नहीं है। प्रॉपर यानी कि अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई चीज़ यूज़ करते हैं, पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज़ यूज़ करते हैं, अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन कोई चीज़ ऐसा खर्चा होता है जो कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में आता है, उसका आप नहीं ले पाएंगे। इसके सिवा और भी वहाँ पे चीज़ें दिया रहता है कि कौन कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे। तो उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए। और जो इनएलिजिबल ITC है, यानी कि जिनका इनपुट टैक्स आप नहीं ले पाएंगे, उनके ऊपर आप इनपुट टैक्स मत लीजिए, भले ही वो आपका GSTR 2 में रिफ्लेक्ट करता हो, क्योंकि वो आपके लिए इनएलिजिबल होता है। तो पहले ये प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा इनपुट आपके लिए एलिजिबल है, कौन सा इनएलिजिबल है। ये बहुत ही वाइटल है। इसलिए वाइटल है कि अगर आप ऐसा इनपुट ले लेते हैं जो कि आपके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपको बाद में इसके लिए पेनल्टी और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है, जो अपने एक्सेस ITC लेकर बैठे हुए हैं। तो प्रॉपर ITC क्लेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ITC लेना चाहिए, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा इनएलिजिबल है, आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो है अपडेट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए GST में अब आए दिन अपडेट आ रहे हैं, एवरीडे कुछ ना कुछ अपडेट आ रहे हैं, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। ऑन द पोर्टल, ऑफ द पोर्टल नोटिफिकेशन आ रहे हैं, नोटिसेस आ रहे हैं, केसेस हो रहे हैं, केस लॉस हो रहे हैं। तो अपने आप को अपडेट रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप इग्नोर नहीं करें कोई भी अपडेट को। जो भी अपडेट आता है उसको अपने को अपडेट करके उसके बाद आप उसी तरह से अकॉर्डिंगली उस पर रिएक्शन लीजिए, उस पर आप काम करिए, उसी हिसाब से अपने कंप्लायंस या जो भी आगे का काम उस पर करिए। तो कोई भी अपडेट हो, आप अपडेट इग्नोर बिल्कुल नहीं करिए, पूरा अप टू डेट रखिए अपने आप को, ताकि आप प्रॉपर तरीके से कंप्लायंस कर पाए और आपको फ्यूचर में कोई किसी तरह का दिक्कत ना हो, कोई नोटिस या किसी तरह का लिटिगेशन का इशू आपके पास नहीं है। अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो है अगर आपके पास डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन आता है, यानी कोई नोटिस आता है, कोई लेटर आता है, तो आप उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें। अगर डेडलाइन वहाँ पे दिया हुआ है तो उसको पूरी तरह से फॉलो अप करें और उस डेडलाइन के अंदर में पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से आप रिस्पॉन्स करें उस डिपार्टमेंट को। कोई भी नोटिस अगर आता है, कोई भी लेटर आता है आपके पास, कोई भी रिक्वायरमेंट आता है, उसका प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करिए, डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करिए डिपार्टमेंट के साथ। अगर लेट करते इग्नोर करने से क्या होता है, आपका क्या होता है, डिफ़ॉल्टर में आप आ जाते हैं। डिफ़ॉल्टर आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है आपकी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, उसको लेकर और भी लिटिगेशन आपको फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप इन बातों को बिल्कुल ध्यान रखिए और प्रॉपर तरीके से इसको अमल में लाकर अपना GST का काम करिए, कंप्लायंस हो या कुछ भी हो। तो इससे क्या होगा, आपका कोई लिटिगेशन का इशू नहीं आएगा, आपके पास कोई नोटिसेस फेस करने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि ये जो चीज़ें और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए GST में। ऐसा करने से आपको दिक्कत आ सकती है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कहीं से भी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करिएगा वीडियो को। चैनल पे पहले बार आया तो सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।